हेलो एवरीवन, मैं हूं अरविंद और आपका एकेएस एकेडमी फॉर सीएससी मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, पहले आपको टॉपिक क्लियर कर देते हैं कि आज हम लोग पूरे लेक्चर में क्या क्या देखने वाले हैं। तो आज हम लोग देखने वाले हैं जो शासन व्यवस्था है, किसी भी देश की जो शासनिक व्यवस्था है वो तो दो प्रकार से होती है, या तो संसदात्मक स्वरूप होता है या तो अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। तो आज हम लोग शासन की संसदात्मक व्यवस्था व अध्यक्षीय शासन प्रणाली के बारे में देखेंगे। तो गाइस, आगे बढ़ने से पहले जो लोग भी मेरे YouTube चैनल पे पहली बार जुड़े हैं या तो पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस करिए और उसी के बाजू में बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो गाइस, सब्सक्राइब कर चुके होंगे आई होप, और जो लोग भी नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, अब हम लोग बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देखिए, शासन अथवा सरकार का संसदात्मक स्वरूप। ये भारत में संसदात्मक स्वरूप लागू है, लेकिन आपको एज कंपेयर टू जो बाकी देशों में भी लागू होता है अध्यक्षीय शासन व्यवस्था। जो विकसित, मतलब जितने भी विकसित देश हैं, जितने भी आप विकसित देश देखें, भारत क्या एक विकासशील देश है। जितने भी विकसित देश हैं और विकासशील देश हैं, दोनों में क्या होता है कि अलग अलग प्रकार की सरकार की व्यवस्था होती है, शासनिक प्रशासनिक व्यवस्था जिसे बोलते हैं। तो भारत में कैसे, तो संसदात्मक व्यवस्था है। वहीं अगर यूएसए की बात की जाए, तो कैसी व्यवस्था है वहां पे, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था है। तो इन दोनों को हम लोग ही कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे ताकि चीजें आपके माइंड में बेहतर तरीके से सेट हो सके। चलिए बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, देखिए, शासन अथवा सरकार का संसदात्मक स्वरूप। तो चलिए देखिए, सरकार का स्वरूप यहाँ पे लिख देता हूँ, फिर अपन डिवाइड करके चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं गाइस। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक भी डाउट छूट मत जाए। और ये क्या है, आपके पॉलिटी के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आगे ऐसे ऐसे शब्द यूज होते हैं जो कि आपको कई बार क्या है समझने में दिक्कत होता है। आज हम लोग कई ऐसे शब्द समझेंगे जिसका अर्थ आपको पता होना बहुत आवश्यक है। तो देखिए, पहला तो होता है संसदात्मक व्यवस्था, संसदात्मक स्वरूप। और दूसरा होता है अध्यक्षीय स्वरूप। देखिए, कंपैरेटिव स्टडी करेंगे ताकि चीजें क्या है बेहतर तरीके से आपके माइंड में सेट हो सकें। देखिए, पहले तो आप ये समझिए कि किसी भी देश में जो शासन की जो व्यवस्था होती है, शासनिक व्यवस्था, वो दो प्रकार से होती है, संसदात्मक स्वरूप और अध्यक्षात्मक स्वरूप। देखिए, अध्यक्षात्मक स्वरूप की जो शासन व्यवस्था है वो विकसित देशों में लागू होती है, विकसित देश इसका पालन करते हैं। लेकिन वही भारत जैसे विकासशील देश, भारत के जैसे ही अन्य कई बहुत सारे क्या है विकासशील देश है जो अभी क्या है विकसित देशों की श्रेणी में शामिल नहीं हुए। तो वो देश कैसे शासन व्यवस्था को फॉलो करते हैं, तो वो संसदात्मक स्वरूप को फॉलो करते हैं। तो देखिए, तो पहला अंतर क्या है, देखिए, जो संसदात्मक स्वरूप है उसमें क्या होता है कि विधायिका व कार्यपालिका दोनों क्या होते हैं, दोनों के मेंबर जो होते हैं, दोनों के सदस्य क्या होते हैं, एक होते हैं। इसका मतलब यह है कि विधायिका व कार्यपालिका आपस में क्या है गहन संबंध रखती है। और वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में तो विधायिका एंड कार्यपालिका क्या है, दोनों ही अलग अलग होते हैं, दोनों के सदस्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको मिटा देता हूं। यहाँ पे पहला अंतर मैं बताऊंगा, बहुत ही आराम से आप लिखते रहिए। ये क्या है, आपके मेंस में ये सब चीजें आती हैं कि सरकार के संसदात्मक स्वरूप और अध्यक्षात्मक स्वरूप में क्या अंतर है। तो पहला देखिए, विधायिका व कार्यपालिका दोनों आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के प्रति क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। मतलब कि देखिए, आपको पता है कि सरकार के कितने अंग होते हैं, सरकार के 3 अंग, विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका।
विधायिका, कार्यपालिका व न्यायपालिका। अब देखिए, जो भारत जैसे विकासशील देशों में क्या होते हैं कि विधायिका ही क्या होते हैं, कार्यपालिका के सदस्य जो होते हैं वो विधायिका से ही लिए जाते हैं। कार्यपालिका के सदस्य विधायिका से ही लिए जाते हैं। कैसी व्यवस्था में? तो संसदात्मक स्वरूप में। वहीं अध्यक्षात्मक स्वरूप में क्या होता है कि विधायिका व कार्यपालिका दोनों सदस्य क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं होते हैं। तो आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी कैसे इंटर रिलेट करता है कि भारत जैसे विकासशील देशों में क्या होता है कि विधायिका व कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो दोनों एक ही होते हैं। कार्यपालिका के सदस्य क्या है, विधायिका से ही लिए जाते हैं। जो कार्यपालिका के जो सदस्य हैं वो विधायिका के सदस्य ही होते हैं। और कार्यपालिका तभी तक अस्तित्व में रहती है जब तक कि विधायिका को उसको विश्वास मत मिलता रहता है। आई होप चीजें अब बेहतर तरीके से क्लियर हो पाई होंगी। अब देखिए, अब मैं इसको अभी समझाने के लिए लिखा था, चाहे तो आप लिख सकते हैं या तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, और वहीं यहाँ पे क्या होता है, मैंने अभी बताया कि विधायिका व कार्यपालिका के सदस्य क्या होते हैं, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में अलग अलग होते हैं। मतलब इसका क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों ही क्या है, एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। यहाँ पे लिखिए विधायिका व कार्यपालिका दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। देखिए, पहला अंतर तो ये हो गया। अब दूसरा अंतर देखिए, जो सरकार का मुखिया है और जो देखिए, सरकार का मुखिया और संवैधानिक प्रमुख दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। कैसे? सरकार के कैसे स्वरूप में? तो संसदात्मक स्वरूप में। संसदात्मक स्वरूप में सरकार का मुखिया व संवैधानिक प्रमुख अलग अलग होते हैं। वहीं अध्यक्षात्मक स्वरूप में क्या होते हैं, सरकार का मुखिया व संवैधानिक प्रमुख दोनों ही एक व्यक्ति होते हैं। अमेरिका को लीजिए, अमेरिका में प्रधानमंत्री पद ऐसे नाम का कोई पद वहां के संविधान में वर्णित ही नहीं है, इसलिए वहां पे प्रधानमंत्री पद है ही नहीं। वहां केवल क्या पद है, राष्ट्रपति पद है। जो कि राष्ट्रपति क्या होता है कि सरकार का भी प्रमुख होता है और संवैधानिक प्रमुख भी होता है। तो आई होप अब चीजें देखिए, बेहतर एग्जाम्पल के थ्रू चीजों को समझेंगे, बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने अभी क्या बताया कि सरकार का मुखिया व संवैधानिक प्रमुख दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। सरकार का मुखिया व संवैधानिक प्रमुख दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। अब भारत में कैसे है, मतलब कि भारत में कैसा संसदात्मक स्वरूप। देखिए, भारत में सरकार का प्रमुख कौन होता है, सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री और वहीं संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति। तो आई होप अब चीजें क्लियर हो रही होंगी धीरे धीरे। जैसे यहाँ पे लिखा गया, सरकार का मुखिया व संवैधानिक प्रमुख दो अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो कैसे होते हैं, अभी मैंने बताया कि संवैधानिक प्रमुख के लिए कौन सा पद सृजन किया गया है भारतीय संविधान में, तो राष्ट्रपति। और सरकार के प्रमुख के लिए कौन सा पद का सृजन किया गया है, तो प्रधानमंत्री। वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का प्रमुख और संवैधानिक प्रमुख दोनों अलग अलग व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं कि सरकार का प्रमुख व संवैधानिक प्रमुख दोनों एक ही व्यक्ति होते हैं। अभी मैंने इसका भी एग्जांपल दिया था, जैसे कि अमेरिका ले लीजिए। अमेरिका में क्या है, प्रधानमंत्री नाम का कोई पद है ही नहीं। वहां पे राष्ट्रपति पद को क्या किया गया है, वहां पे उसके संविधान में लिखा गया है, मतलब अंकित किया गया है कि केवल भारत का उस देश का क्या होगा, राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति ही क्या होगा, सरकार का भी प्रमुख होगा और
सरकार का भी तो प्रमुख होगा ही, संवैधानिक प्रमुख भी होगा। तो इसलिए आप देखे होंगे कि जो अमेरिका में प्रधानमंत्री नाम का कोई पद नहीं है, वहाँ के क्या है, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति भी कैसा, केवल 2 बार बन सकते हैं पूरे जीवन काल में, पूरे जीवन काल में केवल और केवल 2 बार। तो अब देखिए थर्ड है अंतर यहाँ पे, संसदात्मक स्वरूप में क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। और वहीं अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में क्या होता है, अध्यक्षीय शासन व्यवस्था कहिए या अध्यक्षीय स्वरूप कहिए, दोनों ही का ही मतलब क्या है, एक है। तो अध्यक्षीय स्वरूप में क्या है कि यहाँ पे राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार क्या होता है, मेम्स बनते हैं, आप सोशल मीडिया में तो बहुत एक्टिव होंगे, तो कई बार मेम्स बनते हैं प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कि हमेशा क्या रहते हैं, हवा में ही रहते हैं, मतलब कभी इस देश की यात्रा, कभी उस देश की यात्रा। उनकी आलोचना इसीलिए होती है, क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रीय आकांक्षाओं की बात कही गई है और आप क्या है, राष्ट्रीय स्तर की आकांक्षाओं को ध्यान में रखे हुए हैं। तो नो डाउट प्रधानमंत्री जो भी अभी जो वर्तमान में प्रधानमंत्री है, उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छा काम किया, लेकिन राष्ट्रीय स्तर के भी काम तब तक सफल नहीं होंगे जब तक आप क्या है, क्षेत्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में नहीं रखेंगे। जब तक आप क्षेत्रीय स्तर पर सफल नहीं है, तब तक आप राष्ट्रीय स्तर पर भी सफल नहीं है, क्योंकि हमारे देश की शासनिक व्यवस्था का डिमांड ही वही है, मांग ही वही है। तो जब तक आप अपने जो शासनिक व्यवस्था की मांग को पूरी नहीं करेंगे, तब तक आपकी राष्ट्रीय आकांक्षाएं क्या है, असफल ही रहेंगी। वहीं अमेरिका अध्यक्षीय शासन व्यवस्था, मतलब अमेरिका जैसे देशों में क्या है कि राष्ट्रीय आकांक्षाओं को ध्यान में रखा जाता है। तो गाइस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका यहाँ से पीटी में भी क्वेश्चन आते हैं और आए भी गए हैं, कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से। तो जो भी आप एग्जाम की तैयारी करो, चाहे यूपीएससी हो गया, स्टेट पीसीएस हो गया, या कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप लोग पढ़िए। फिर उसके बाद मैं कुछ डेफिनेशन बताऊंगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको पहले आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए, आई होप चीजें आप लोग नोट कर लिया होगा। यदि नोट नहीं कर पाते तो आप क्या है, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करिए। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, संसदात्मक स्वरूप और अध्यक्षात्मक स्वरूप को तो हम लोग देख लिया। अब हम लोग देखते हैं अधिकार किसे कहते हैं। अधिकार और आजादी है क्या। वास्तव में जो हमारे संविधान में मौलिक अधिकार नाम का शब्द अंकित किया गया, वर्णित किया गया, तो आखिर अधिकार से तात्पर्य क्या है, आजादी से तात्पर्य क्या है, वो हम लोग देखेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो गाइस अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे संविधान का और राज्य व्यवस्था का क्या है, एक होलिस्टिक ओवरव्यू ले रहे हैं। तो क्या है, जब छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी जानकारी आपके पास रहेंगी, जैसे अभी आपका क्या है, अध्यक्षात्मक स्वरूप का अर्थ यदि आपको पता नहीं होगा, लिखित संविधान का अर्थ पता नहीं होगा, अलिखित संविधान का अर्थ पता नहीं होगा, लिखित और अलिखित तो हम लोग पढ़ लिया, उसके मतलब पता नहीं होंगे, तो क्या है, आपको संविधान में आपकी संविधान और राज्य व्यवस्था में आपकी पकड़ क्या है, ढीली हो जाएगी। देखिए, किसी भी चीज को टारगेट करिए तो छोटे से टारगेट करिए, छोटे छोटे चीजों को पढ़िए और फिर क्या है, इकट्ठा फिर छोटे छोटे चीज़ों के माध्यम से ही बड़ी बड़ी चीज़ों को समझा जाता है। तो गाइज आई होप चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। यदि नहीं आ रही तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, आपके डाउट को डेफिनेटली क्लियर किया जाएगा। तो अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देख लेते हैं अधिकार किसे कहते हैं, आज़ादी किसे कहते हैं, अधिकार है क्या। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। आप लोगों ने लिख लिया होगा ये। आपको पता है कि जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान में ही शामिल किया गया था। मूल संविधान का अर्थ भी पता होना चाहिए आपको। कई बार मैंने डिस्कस किया कि जब संविधान बनकर तैयार हो तो उसे बोलते हैं मूल संविधान। तो मूल संविधान में क्या है, मौलिक कर्तव्य नहीं थे। अब वो क्यों नहीं थे, उसका कारण आपको जानना बहुत जरूरी है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मूल संविधान में क्या था, केवल और केवल मौलिक अधिकार को जगह दी गई थी। फिर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। तो ऐसा क्यों किया गया,
इसके पीछे का भी कारण आपको जानना चाहिए, क्योंकि आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी का भी लेवल क्या है, धीरे धीरे बहुत बढ़ रहा है। तो अगर एसएससी वाले स्टूडेंट भी देख रहे होंगे तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिट है। चलिए अब देखिए अधिकार है क्या, अधिकार कैसे किसे हैं, अधिकार मतलब है क्या, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। अधिकार व आजादी एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे क्या है, वैधानिकता प्रदान की गई है। अधिकार व आजादी ऐसी स्वतंत्रता है जिसे वैधानिकता प्रदान कर दी गई है। तो अधिकार क्या है, अधिकार व आजादी एक ऐसी चीज है जिसे क्या है, वैधानिकता प्रदान कर दी गई है, और जिसका संरक्षक कौन है, जिसका संरक्षण कौन है, न्यायालय। जिसका संरक्षक कौन है, न्यायालय। अब देखिए, अब पता होगा मौलिक अधिकार भाग 3 में है, बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा था मौलिक अधिकार कौन से भाग में आता है। आपको पता है कितने भाग हैं, मूल संविधान में तो 22 भाग थे, अभी कितने हैं, तो 25 के आसपास है, मतलब 25 ही है। अब देखिए मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक अधिकार वह आजादी एक ऐसी स्वतंत्रता है जिसे वैधानिकता प्रदान है। अब इसका संरक्षण कौन है, तो मौलिक अधिकार के लिए अब क्या, सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं। हम लोग पढ़ेंगे, जब हम लोग धीरे धीरे मौलिक अधिकार भी पढ़ेंगे। अभी कितने मौलिक अधिकार हैं, तो 6। मूल संविधान में कितने थे, 7। 44वें संविधान संशोधन के तहत किसे हटाया गया, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। खैर ये सारी चीजें हम लोग क्या है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो कभी यहाँ पे भी आप इतना समझिए कि अधिकार क्या है, अधिकार ऐसी आजादी और स्वतंत्रता है जिसे वैधानिकता प्रदान है, और इसका संरक्षक कौन है, तो न्यायालय है। तो गाइस इतनी सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब हम लोग मौलिक अधिकार पढ़ लिए, मौलिक कर्तव्य देख लीजिए। मौलिक अधिकार को हम लोग पढ़ेंगे, जितने भी मौलिक अधिकार है ना, आपके 6 मौलिक अधिकार है, उसको एक एक करके एक मौलिक अधिकार को पढ़ना ही है। बट यहाँ पे क्या जनरल इंट्रोडक्शन है, अभी इसको आप केवल एक जनरल इंट्रोडक्शन के रूप में पढ़िए कि मौलिक अधिकार भाग 3 में है। कितने मौलिक अधिकार हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। अब देखिए मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार को कहां से लिया गया है, तो मौलिक अधिकार को लिया गया है यूएसए, अमेरिका से लिया गया। पिछले लेक्चर में इसी के ऊपर था कि विश्व के किन किन देशों से क्या क्या चीजें भारतीय संविधान में शामिल की गई। पिछला लेक्चर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मौलिक कर्तव्य जो है 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया। पर ऐसा क्यों किया गया, इसे मूल संविधान में शामिल क्यों नहीं किया, हो सकता है पूछ ले। तो आपको चीजों को एनालाइज करना आना चाहिए। यहाँ पे पूछा गया कि 42वें संविधान संशोधन में शामिल किया गया, तो इसे मूल कर्तव्य में, मूल संविधान में जब मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, तो मौलिक कर्तव्य को भी शामिल कर देना था। तो क्यों ऐसे क्यों नहीं किया गया, तो इसका रीजन देखिए। हम जब आजाद हुए 15 अगस्त 1947 को, जब हमें आजादी मिली, तो पूरे भारत में गरीबी थी, भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, बहुत सारी समस्याएं थी। तो उस समय क्या था, अशिक्षा भी थी, बहुत सारी ऐसी चुनौतियां थी। अगर हम यदि हम मौलिक कर्तव्य को शामिल करते, तो हो सकता है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता। क्यों खत्म हो जाता, जब क्यों हो जाता, क्योंकि जब लोगों के मौलिक अधिकार ही पता नहीं होंगे, तो मौलिक कर्तव्य का अनुपालन कैसे किया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर उस समय शामिल किया गया होता, तो हो सकता है जो वर्चस्व आज है वो ना रहता, क्योंकि धीरे धीरे क्या है, चीजें समाप्त हो जाती। क्यों समाप्त हो जाती, क्योंकि उस समय के दौर में बहुत ही भूखमरी थी, बेरोजगारी थी, और बहुत सारी समस्याएं थी, अशिक्षा जिसमें सबसे बड़ी थी। तो उस समय क्या था कि लोगों को अपने मौलिक अधिकार का ही पता नहीं था।
और जब लोगों को अपने मौलिक अधिकार का ही पता नहीं होगा तो मौलिक कर्तव्य क्या कर पाएंगे वो। तो समस्या ये थी कि लोगों को उस समय अपने मौलिक अधिकार ही पता नहीं थे, इसलिए वहां पे मौलिक कर्तव्यों को शामिल नहीं किया गया। ये एक रीजन बहुत ही स्ट्रांग और बहुत ही अच्छा रीजन है, और ये वास्तविकता है, रीजन नहीं है, ये वास्तविकता है कि उस समय बहुत ही भुखमरी थी, बेरोजगारी थी, बहुत सारी अन्य समस्याएं थी। लोग क्या है खाने दाने दाने के लिए मोहताज थे। तो ये सब सारी समस्या थी। उस समय क्या था कि लोगों को अपने मौलिक अधिकार ही नहीं पता थे कि हमारे मौलिक अधिकार क्या है। और जब किसी को मौलिक अधिकार पता ही नहीं होगा, खुद के अधिकार नहीं पता होंगे, तो वो कर्तव्य क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। इसलिए उसको उस समय पे शामिल नहीं किया गया। तो मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया, 42वें संविधान संशोधन के तहत इसे शामिल किया गया। तो इतनी सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। खैर इसके बारे में तो हम लोग को डीप में स्टडी करना ही है, क्योंकि हम लोग क्या है यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इतना बस पढ़ने से काम नहीं चलने वाला। अभी हम लोग क्या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की होलिस्टिक ओवरव्यू ले रहे हैं, थोड़ी थोड़ी चीजें हर चीज की नॉलेज में ले रहे हैं, ताकि जब हम लोग पढ़े, जब एक सेगमेंट में चीजें आपको एक बार में बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर होती चल जाए। तो गाइस आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी, और यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल को यदि आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि अगर बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक नहीं पहुंचेगा। तो बेल आइकन को दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू। इसको आप लोग नोट कर लीजिए।